दोस्तों जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट है जो कि ढका हुआ है गैसेस से, घूमते हुए तेज तूफानों से और बस गैसेस से। तो गैस के बने इस बड़े से प्लेनेट के ऊपर इतने घने बादल हैं कि उन बादलों के अंदर देख पाना नामुमकिन है। और यही वजह थी कि साइंटिस्ट हमेशा से ये जानना चाहते थे कि आखिर जुपिटर ने उन घने बादलों के पीछे क्या छुपा रखा है। और अगर सीधा सीधा बोला जाए तो साइंटिस्ट जुपिटर के अंदर झांक कर देखना चाहते थे। तो दोस्तों लास्ट टाइम मैंने प्लेनेट जुपिटर पर एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने जुपिटर के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। उस वीडियो में हमने ये जाना था कि जुपिटर कैसे बना और ये कितना खतरनाक प्लेनेट है। तो जुपिटर के बारे में डिटेल से डिस्कस करने के बाद हमें ये पता चला कि जुपिटर के अंदर जाना तो दूर की बात, बल्कि इसके ऊपर से उड़ना भी बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जुपिटर के ऊपर रेडिएशंस का एक ऐसा जाल है जिससे कोई नहीं बच सकता। यानी अगर कोई इंसान जुपिटर पर जाए तो अभी वो जुपिटर तक पहुंचेगा ही नहीं, इससे पहले ही वो रेडिएशंस इंसान को मौत के घाट उतार देंगी। तो वेल इंसान तो जुपिटर पर जाने से रहा, लेकिन ये काम एक स्पेसक्राफ्ट तो कर ही सकता था। तो यही सब सोचकर साइंटिस्ट गैलीलियो नाम के एक स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन करते हैं जिसे वो जुपिटर के अंदर उतारने का सोचते हैं। तो जैसे ही वो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के अंदर गया तो उसने क्या देखा और उसके साथ फिर क्या हुआ, यही है हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक, जो कि हमारी जुपिटर सीरीज का पार्ट 2 है। तो हमेशा की तरह ये वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए इसको एंड तक देखते रहना। तो अगर हमें जुपिटर के अंदर जाने की इस कहानी को अच्छे से समझना है तो हमें इसको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। यानी हमें वक्त में पीछे जाकर ये देखना पड़ेगा कि आखिर जुपिटर के अंदर जाने का आइडिया साइंटिस्ट को कैसे आया। तो चलो थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं इस पूरी कहानी को। तो दोस्तों वैसे तो जुपिटर पर अब तक 9 स्पेसक्राफ्ट्स भेजे जा चुके हैं, लेकिन ये बात है उस टाइम की जब 2 ट्विन स्पेसक्राफ्ट्स यानी वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 जुपिटर के पास से फ्लाई बाय करके जाते हैं। तो जैसे ही वो दोनों स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि जुपिटर के पास भी अपने रिंग्स हैं जो कि काफी पतले हैं, और साथ ही साथ उन स्पेसक्राफ्ट्स ने जुपिटर के कुछ नए मून्स भी देखे। तो जब साइंटिस्ट ने ये सब देखा तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाया जाए जो कि ये पता लगा पाए कि आखिर जुपिटर के पास रिंग्स कैसे आए, और साथ ही साथ वो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के मून्स को भी अच्छे से स्टडी करे, और खास तौर पर जुपिटर के 4 बड़े मून्स को। तो साइंटिस्ट ये सब सोच ही रहे थे तो उन्हें ये आइडिया आता है कि क्यों ना इसी बहाने वो स्पेसक्राफ्ट के साथ एक प्रोब को भी अटैच कर दें जो कि जुपिटर के अंदर लैंड करे और हमें जुपिटर के अंदर का मंजर दिखा पाए। तो इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनजर रखकर साइंटिस्ट एक स्पेशल स्पेसक्राफ्ट को डिज़ाइन करते हैं और उसके साथ वो एक बड़े से प्रोब को भी अटैच कर देते हैं। खैर वो स्पेसक्राफ्ट और प्रोब तो रेडी हो चुके थे, लेकिन अब परेशानी ये थी कि साइंटिस्ट को समझ नहीं आ रहा था कि वो स्पेसक्राफ्ट और उस प्रोब को क्या नाम दें। तो जॉन आर कजानी नाम के इंजीनियर उस टाइम इस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे थे। उन्होंने कम्युनिटी में बहुत सारे नेम सजेस्ट किए और वोटिंग कराई। तो जिस नेम पर सबसे ज्यादा वोट्स आए वो था गैलीलियो, क्योंकि दोस्तों गैलीलियो पहला इंसान था जिसने सबसे पहले टेलीस्कोप से जुपिटर को देखा, और साथ ही साथ उसने जुपिटर के 4 सबसे बड़े मून्स भी देखे। और अगर देखा जाए तो यही काम उस स्पेसक्राफ्ट का भी था, उसको जुपिटर को अच्छे से स्टडी करना था और साथ ही साथ जुपिटर के 4 बड़े मून्स को भी। तो सबको यही लगा कि गैलीलियो नाम इस स्पेसक्राफ्ट के लिए परफेक्ट रहेगा। तो बस उस स्पेसक्राफ्ट का नाम गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट रखा गया और उस प्रोब का नाम भी गैलीलियो प्रोब रख दिया गया। दोस्तों गैलीलियो पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जिसको जुपिटर के गिर्द घूमना था, क्योंकि उससे पहले जितने भी स्पेसक्राफ्ट जुपिटर पर गए थे तो वो बस जुपिटर के पास से फ्लाई बाय करके गए थे। तो गैलीलियो पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जिसे जुपिटर के गिर्द ऑर्बिट करना था। तो फाइनली गैलीलियो को 18 अक्टूबर 1989 में लॉन्च कर दिया गया, जो फिर जुपिटर पर 7 दिसंबर 1995 में पहुंचा था। यानी उस स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर तक पहुंचने में पूरे 6 साल लग गए थे। और अपने इस 6 साल के लंबे सफर में गैलीलियो ने बहुत सारी नई चीजों को भी डिस्कवर किया, जैसे कि एस्ट्रॉइड्स। जी हाँ दोस्तों, गैलीलियो पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना जिसने एस्ट्रॉइड्स को बहुत पास से देखा। साल 1991 में गैलीलियो ने पहली बार एक एस्ट्रॉइड को बहुत पास से देखा जिसका नाम 951 गैस्परा था, और उसके 2 साल बाद ही यानी 1993 में गैलीलियो ने एक और एस्ट्रॉइड 243 आइडा के पास से भी फ्लाई बाय किया, और साथ ही साथ उसने ये देखा कि 243 आइडा के पास अपना एक चांद है। तो ये सब देखने के बाद साइंटिस्ट काफी हैरान हुए, क्योंकि वो पहली बार किसी एस्ट्रॉइड का चांद देख रहे थे, वरना तब तक उन्हें यही लगता था कि चांद सिर्फ प्लैनेट्स के पास होते हैं। वेल दोस्तों गैलीलियो अपने सफर पर ऐसे ही रवाना रहा, लेकिन इससे पहले कि वो जुपिटर तक पहुंचता उसने एक अजीब चीज और देखी। दोस्तों जब गैलीलियो एस्ट्रॉइड बेल्ट को क्रॉस करके जुपिटर पर पहुंचने ही वाला था कि उसने देखा कि बहुत सारे कॉमेट्स जुपिटर की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। यानी इसका मतलब यही था कि वो सब जुपिटर से टकराने वाले हैं। तो जब साइंटिस्ट ये सब देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन हिस्ट्री में ये पहली बार था कि वो किसी प्लैनेट पर इम्पैक्ट्स को डायरेक्टली देखने वाले थे। तो जैसे कि वो एस्ट्रॉइड्स एक लाइन में थे तो वो एक एक करके जुपिटर से टकराने
आने लगे और फिर लगातार 6 दिन तक वो जुपिटर के अंदर क्रैश होते रहे। साइंटिस्ट जो ये सब देख रहे थे उनका ये कहना था कि उस एक इम्पैक्ट की एनर्जी 6 मिलियन टन TNT के बराबर थी, जो कि इतनी ज्यादा है कि अगर हमारी पूरी दुनिया की न्यूक्लियर पावर को भी जमा कर लिया जाए तब भी वो एनर्जी उस न्यूक्लियर पावर से सैकड़ों गुना ज्यादा बनती है। और जब वो एस्ट्रॉइड्स जुपिटर से टकरा रहे थे तो जुपिटर पर बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे थे जिनकी हाइट हजारों किलोमीटर्स तक ऊपर जा रही थी। तो गैलीलियो पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना जिसे ये सब देखने का मौका मिला। खैर ये सफर ऐसे ही कंटिन्यू रहा और गैलीलियो जुपिटर के और करीब जाता रहा। लेकिन इससे पहले कि गैलीलियो जुपिटर तक पहुंचता कि साइंटिस्ट गैलीलियो प्रोब को उसके स्पेसक्राफ्ट से डिटैच करने का सोचते हैं। जी हाँ दोस्तों, गैलीलियो को भी जुपिटर तक पहुंचने में पूरे 5 महीने बाकी थे, लेकिन साइंटिस्ट 5 महीने पहले ही गैलीलियो प्रोब को उसके स्पेसक्राफ्ट से डिटैच कर देते हैं। जहां स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर पर दिसंबर में पहुंचना था, वहीं 5 महीने पहले ही यानी जुलाई में ही उसके प्रोब को डिटैच कर दिया गया, जिसको फिर 50 मिलियन माइल्स का सफर तय करना था और जुपिटर के ऊपर लैंड करना था। और ये सब करने के लिए उसके पास सिर्फ एक मौका था। खैर जैसे ही वो प्रोब डिटैच होता है तो वो जुपिटर की तरफ अपना सफर शुरू कर देता है और सिर्फ 6 घंटों में ही वो पूरे 50 मिलियन माइल्स का डिस्टेंस कवर कर लेता है, क्योंकि जुपिटर की हाई ग्रेविटी उसे इतना जोर से खींच रही थी कि उसकी स्पीड 100,000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा हो चुकी थी, जो कि अब तक की बनाई जाने वाली सभी ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स की स्पीड में सबसे हाईएस्ट स्पीड रिकॉर्ड हुई। इनफैक्ट उस स्पीड का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि अगर कोई प्लेन उस स्पीड से उड़ता है तो वो दिल्ली से लाहौर सिर्फ 1 सेकंड में पहुंच जाएगा। साथ ही साथ उस प्रोब का टेम्परेचर 8000 डिग्री सेल्सियस हो चुका था, जो कि सूरज के टेम्परेचर से भी काफी ज्यादा है। इनफैक्ट अगर इतनी स्पीड से कोई चीज अर्थ से टकराती तो अर्थ पर लाइफ बाकी ना रहती, क्योंकि जिस एस्ट्रॉइड से डायनासोर का खात्मा हुआ था तो उस एस्ट्रॉइड की स्पीड भी इसकी स्पीड से काफी कम थी। खैर टॉपिक पर वापस आते हैं दोस्तों। ये सब 6 घंटे तक चलता रहा और आखिरकार वो प्रोब जुपिटर के एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल हुआ। तो जैसे ही वो जुपिटर के एटमॉस्फेयर के अंदर घुसता है तो फौरन से एक पैराशूट ओपन हो जाता है, जिससे उस प्रोब की स्पीड जो कि 100,000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा थी वो काफी स्लो हो जाती है और सिर्फ 160 किलोमीटर पर आवर रह जाती है, जिससे वो प्रोब जुपिटर के अंदर धीरे धीरे उतरने लगता है और यहाँ से वो जुपिटर को स्टडी करना शुरू कर देता है। दोस्तों जुपिटर ऊपर से तो काफी ठंडा है, लेकिन जैसे ही वो प्रोब जुपिटर के अंदर उतरने लगता है तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जुपिटर उन्हीं एलिमेंट से बना है जिन एलिमेंट से एक स्टार बनता है, यानी हाइड्रोजन और हीलियम। तो इनफैक्ट जुपिटर के अंदर इतनी गर्मी है जितनी गर्मी एक स्टार के अंदर होती है। तो वो प्रोब जुपिटर के उन घने बादलों के अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट देखता है जैसा आज से पहले किसी भी प्लेनेट पर नहीं देखा गया। वो देखता है कि जुपिटर के अंदर कड़कती हुई बिजली के तेज तूफान है, जहां टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। यानी जुपिटर ऊपर से जितना शांत है अंदर से ये उतना ही ज्यादा भयानक है, जो कि एक ऐसी दुनिया है जहां सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर है। खैर वो प्रोब पूरे 58 मिनट तक जुपिटर के अंदर सरवाइव करता है और सिर्फ 160 किलोमीटर नीचे जाने के बाद वो जलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस पॉइंट पर जुपिटर का प्रेशर और हीट इतनी बढ़ जाती है कि वो उस प्रोब को जलाकर राख कर देती है। तो फिर वो प्रोब गायब हो जाता है और हमें जुपिटर के और अंदर नहीं दिखा पाता, जिसकी वजह से जुपिटर के बहुत से राज हमारी पहुंच से दूर रह जाते हैं। खैर ये तो हो गई गैलीलियो प्रोब की स्टोरी, जो कि अब हमेशा के लिए जुपिटर का एक पार्ट बनकर रह गया। अब बचा गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट। तो वो 5 महीने बाद जुपिटर के ऑर्बिट में पहुंच जाता है और जुपिटर के 4 बड़े मून्स को स्टडी करने लगता है। तो जैसे ही वो उन मून्स को स्टडी करता है तो उसे कुछ अजीब दिखता है। किसी मून पर उसे खोलते हुए लावा की चट्टानें दिखाई देती हैं और किसी पर बर्फ के नीचे छुपे हुए समंदर। तो जुपिटर के उन मून्स पर आखिर क्या राज छुपे हैं, ये सब हम जानेंगे जुपिटर के पार्ट 3 में। तो अगर जुपिटर का पार्ट 3 आ चुका है तो वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और अगर वो अभी तक नहीं आया तो लेफ्ट पर आपको जुपिटर का पार्ट 1 दिख रहा होगा और राइट पर प्लेनेट मार्स का। इनमें से आपका जो भी दिल करे उस पर क्लिक